बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है प्यारे प्यारे रीडर्स। मैं हूं आयशा अली और आज हम आखिरी इश्क नावल की किस्त नंबर 14 पढ़ेंगे। ये हवेली बेस्ड आफ्टर लव मैरिज और रोमांटिक कहानी है। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को आखिरी इश्क नावल की हर एपिसोड मिलती रहे। नावल कैसा लग रहा है मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। तो चलें बिना देरी के शुरू करते हैं नावल। बादशाह अभी अभी कमरे में आई थी और आईने के सामने खड़ी अपनी ज्वेलरी उतार रही थी, जबकि ख्यालों में वो अबान को ही सोच रही थी। अभी कुछ देर पहले वाला सीन इसकी निगाहों से हट ही नहीं रहा था। वो इस जगह पर अपनी उंगली रखती है जहां अबान शाह ने बोसा दिया था। इसका एहसास अभी भी महसूस हो रहा था। वो शर्माते हुए नज़रें झुका गई थी, जैसे सामने अबान शाह खड़े हों। वो पता नहीं कितनी देर ऐसे ही खड़ी रहती है। जब हया बेगम इसके कमरे में आई, बादशाह जी ताई जी बेटा यहाँ आए मेरे पास। वो छोटे छोटे कदम लेती इनके पास जाकर बेड पर बैठ जाती है। हया बेगम इसकी पेशानी चूमकर इसे अपने सीने के साथ लगाती है और बोलती है, मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी बेटी हमेशा के लिए मेरे पास रहेगी। मेरी तो शुरू से ही ख्वाहिश थी कि तुम मेरी बहू बनो, क्योंकि मुझे तुम अबान शाह की तरह ही प्यारी हो। अल्लाह का शुक्र है जिसने मेरी दिली ख्वाहिश पूरी कर दी। वैसे तो मुझे मेरी तरबियत पर पूरा यकीन है, पर फिर भी अगर अबान शाह तुम्हारे साथ कुछ गलत करे, कुछ भी छुपाना मत, मुझे बताना जैसे अब तक हर बात करती आई हो। बेशक हमारा रिश्ता अब बदल चुका है, पर मैं हमेशा तुम्हें पहले की तरह ही प्यार दूंगी। बादशाह जो इसके सीने पर सर टुकाए बातें सुन रही थी, वो सर ऊपर उठाकर अपनी ताई के दोनों हाथ पकड़कर अपने हाथों में लेती है और बोलती है, शुक्रिया ताई जान, मैं भी हमेशा आपको बेटी बनकर दिखाऊंगी। मैं कभी नहीं चाहूँगी कि मेरी और अबान की वजह से हमारे बड़ों के बीच तनाव पैदा हो। इंशाअल्लाह मुझे पूरा भरोसा है मेरे दोनों बच्चों पर। अच्छा अब आप भी चेंज करके आराम करो, काफ़ी थक गई होंगी मेरी बेटी। हया बेगम ऐसा बोलकर बाहर निकल जाती है। पीछे बादशाह अपना सादा सा सूट निकालकर चेंज करने ड्रेसिंग रूम में घुस जाती है। अबान शाह और ताबश दोनों डेरे पर बैठे थे। कुछ दोस्त और भी साथ थे, पर अब सब अबान शाह के निकाह की खुशी में दावत खाने के लिए आए हुए थे। सब दोस्त शहर से थे, इसलिए इन्होंने किसी होटल की बजाय गांव में ही दावत खाने की फरमाइश की थी, जिसे अबान शाह ने हामी भरते दावत का इंतज़ाम करने को बोल दिया था। चूँकि सर्दियों का मौसम था तो ऐसे कैसे हो सकता था साग और मक्की की रोटी साथ ना हो। हैदर और बलाज ने फरमाइश करके ये दोनों चीज़ें दावत में बनवाई थी। अब सब दस्तरख्वान पर जमा हो चुके थे। गांव की यही खूबसूरती है कि वहाँ लोग बड़े मेहमान नवाज और खुले दिल वाले होते हैं और इनकी ये आदत भी बड़ी भली लगती है। सब लोग एक दूसरे के साथ नीचे दस्तरख्वान पर बैठकर खाना खाते। चूँकि देसी खानों की दावत थी तो तरीका भी देसी ही अपनाया गया था। वो सब लोग नीचे बैठ चुके थे। मुलाजिम खाना लगा चुके थे। देसी मुर्गे का कौरमा, मटर पुलाव, साग, मक्की की रोटी, तंदूरी रोटी और साथ अचार रखा गया था। गर्स के माहौल इतना खूबसूरत बना हुआ था। सब ने सैर होकर खाना खाया। शायद ज़िंदगी में पहली बार इतने सुकून में इतना देसी खाना खाया था।
खाने से फारिग होकर सब दोस्त जा चुके थे। अब बस अबान शाह और ताबिश ही थे डेरे पे। अबान, जिगर एक बात पूछूं, तुम्हें कब से इजाज़त लेने की ज़रूरत पड़ गई? अबान शाह बोलता है तो ताबिश हल्का सा मुस्कुराता है और बोलता है, बात पर्सनल है तभी पूछा। बोलो। तुम खुश नहीं हो क्या इस निकाह से? ऐसी तो कोई बात नहीं है। तुम्हें क्यों ऐसा लगा? क्योंकि जब से निकाह हुआ है तुम्हारे चेहरे पर वो खुशी नहीं जो एक दूल्हे को होनी चाहिए। अबान शाह थोड़ी देर चुप रह कर फिर बोलते हैं कि सच तो ये है, मैंने इस रिश्ते पर हामी सिर्फ दादा साईं की खुशी पर भरी है और जिससे मेरा रिश्ता जुड़ा है वो मुझसे 10 साल छोटी है। मुझे अपनी हम उम्र चाहिए थी जो इस रिश्तों को समझने वाली हो, पर इसमें बचपना ही बहुत है। देखो जिगर, मुझे नहीं लगता 10 साल बड़ा होना कोई बड़ी बात है। तुमने ऐसे ही सर पर सवार कर ली है बात। और दूसरी बात, हो सकता है आगे चलकर यही रिश्ता तुम्हारे लिए बेहतर साबित हो। और रिश्ते तो आसमानों पर बनते हैं। हो सकता है कल को भाभी तेरा इश्क बन जाए। आखिर में वो बादशाह को छेड़ने लग जाता है जो अब बस ताबिश को घूर कर ही रह जाता है। वहाब शाह और अनूशे बेगम दोनों नाश्ते के टेबल पर बैठे नाश्ता कर रहे थे कि इतने में इम्तिसाल शाह तैयार हुआ सीढ़ियाँ उतरता नीचे आता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, वो दोनों जवाब देते हैं। अलबत्ता हैरान तो वहाब शाह बहुत हो रहा था। आज किधर की तैयारी है नवाब साहब की? क्योंकि ऑफिस तो जाना नहीं कि चलो बाप के साथ काम में हाथ बटा दूं। बस सारा दिन अपने इन आवारा दोस्तों के साथ लड़कियां ताड़ते रहते हो। सुबह सुबह इतनी इज़्ज़त अफजाई पर वो बस दिल महसूस करके रह गया था। इसने इत्मीनान से नाश्ता किया और जूस का गिलास मुंह को लगा लिया। इसके बाद नमकीन से हाथ साफ करके अपने बाप की तरफ नज़रें उठाकर देखा और बोला, शाह साहब, आज से ये बंदा नाचीज़ आपके हर काम में हाथ बटाएगा, क्योंकि अब से मैं भी ऑफिस ज्वाइन कर रहा हूँ। अनूशे बेगम तो परेशानी से उठकर इम्तिसाल शाह के पास जाती है और इसकी पेशानी छू कर देखती है, गाल पर हाथ फेरती और बोलती, बुखार तो नहीं लग रहा, फिर भी ऐसी बातें क्यों कर रहे हो आज? इम्तिसाल शाह तो बस अपनी माँ को देख कर रह जाते और बोलते हैं, अरे मेरी माँ साईं, मुझे कुछ नहीं हुआ, बस मैंने सोच लिया है बहुत उल्टे काम कर लिए, अब संजीदा होकर काम की तरफ ध्यान देना चाहिए। अच्छा जी, तो मेरा बेटा समझदार हो गया है, चलो देखते हैं कब तक चलता है तुम्हारा ये संजीदापन। वो अपनी माँ की बात सुनकर बस अफसोस ही कर सका। अक्सर माँ बाप ऐसे होते हैं, जब औलाद खुद से कुछ करने का सोचती है तो बजाय हौसला अफजाई करने के उल्टा तंज करते हैं, जिससे बच्चों पर उल्टा असर पड़ता है। अनूशे शाह ने सोच लिया था वो हसाला और इम्तिसाल शाह वाले मामले को तवील नहीं देगी, जल्द से जल्द इम्तिसाल शाह से बात करेगी इस बारे। और आज जैसे ही वो ऑफिस के लिए तैयार हुआ, इसकी तब्दीली अच्छी लग रही थी। ईशा लाल हवेली 3 दिन रुक कर वापस शाह मेंशन आ चुकी थी। सुबह वो नाश्ते पर मौजूद नहीं थी, वरना इम्तिसाल शाह का ऑफिस ज्वाइन करने का सुनकर शायद वो कोमा में जा चुकी होती, क्योंकि सबको यकीन करना मुश्किल लग रहा था कि जो इम्तिसाल कल
तक काम को सीरियस नहीं लेता था, आज वो यूं सीधा ऑफिस जाने की बात कर रहा है। पर वो लोग क्या जाने, वो बेचारा तो मोहब्बत के हाथों बेबस हो चुका है। वो ये हसाला अबरार शाह की मोहब्बत की खातिर कर रहा था। शाम को जब वो शाह मेंशन वापस आया तो अनूशे बेगम लाउंज में बैठी फ़ोन सुन रही थी। वो भी सलाम करता पास बैठ गया। मुलाजमा ने पानी लाकर दिया तो वो पानी पीकर गिलास सामने टेबल पर रखकर आंखें मूंद कर वहीं सोफे पर लेट गया। अनूशे बेगम फ़ोन से फारिग होकर इसके पास आई और बोली, लगता है मेरा बेटा थक गया है, पहला दिन था ना इसलिए। मम्मा यार, आपके शौहर ने सारा दिन मुझसे काम करवाया है, जैसे पूरे साल का काम आज ही करना था। कंप्यूटर चला चलाकर अब तो उंगलियां दर्द कर रही हैं, वो रूहानसा सा होकर बता रहा था। और अनूशा बेगम हंस हंस कर दोरी होती जा रही थी। मम्मा आप हंस रही हैं? नहीं बेटा जी। वो एकदम चुप हो जाती है क्योंकि इम्तिसाल शाह बस रोने वाला हो चुका था। अच्छा तुम फ्रेश होकर आओ, मैं खाना लगवाती हूँ, फिर तुमसे ज़रूरी बात भी करनी है। ओके मॉम, वो ये बोलकर अपने कमरे में चला जाता है। इब्रार शाह की सारी रिपोर्ट्स अबान शाह ने यूएसए डॉक्टर जैक को भेज चुका था। डॉक्टर जैक ने इनको अच्छी उम्मीद दिलाई थी और अगले हफ्ते यूएसए बुला लिया था। अबरार शाह की टांगों का ऑपरेशन होना था, जिससे वो दोबारा अपने पाँव पर चल सकते थे। इसलिए वो और अबान शाह अगले हफ्ते यूएसए जा रहे थे। बहराम शाह की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए अफरोज़ शाह इनको लेकर शहर अस्पताल गए हुए थे। डॉक्टर ने चेकअप करने के बाद कुछ दवाइयाँ लिख दी थी। बस बढ़ती उम्र के साथ साथ तबीयत भी कभी बिगड़ती संभलती रहती है इनको मुकम्मल रेस्ट की ज़रूरत है, डॉक्टर रहील बोलते हैं। और अफरोज़ शाह पर्ची लेकर दवाइयाँ लेने मेडिकल स्टोर जाते हैं और फिर कुछ देर बाद वो लोग गाँव के लिए निकल जाते हैं। आज अबान शाह और अबरार शाह ने यूएसए जाना था। दोपहर 3 बजे की फ़्लाइट थी। वो लोग 11 बजे गाँव से एयरपोर्ट के लिए निकल चुके थे। सब घर वालों की दुआओं के संग ही इन लोगों ने अपना सफ़र शुरू किया है। साला तो मुसलसल अपने बाबा की सेहत तंदुरुस्ती की दुआ कर रही थी, इसके लिए तो बाबा ही सब कुछ था। वो लोग रात तक यूएसए एयरपोर्ट उतर चुके थे। डॉक्टर जैक के भेजे गए आदमी सामने अबान शाह के नाम का बोर्ड उठा इंतज़ार कर रहे थे। अबान शाह ने अपने नाम का बोर्ड देखा तो इसकी तरफ गया, इसे अपना नाम बताया और डॉक्टर जैक के बारे बताया। वो इनको लेता टैक्सी की तरफ बढ़ गया। फिर ये लोग टैक्सी में बैठकर होटल की तरफ रवाना हो गए। चूँकि रात काफ़ी हो चुकी थी, इसलिए अब सुबह ही डॉक्टर से मिलना था, इसलिए अब वो रेस्ट करने के लिए होटल पहुंच चुके थे। अगले दिन वो दोनों डॉक्टर के सामने बैठे थे। डॉक्टर ने इब्रार शाह की दोनों टांगों और पैरों का अच्छे से मुआयना किया और फिर अबान शाह की तरफ मतवज्जा हुए और बोले, मिस्टर शाह, आपके लिए खुशी की खबर है। बात इतनी बिगड़ी हुई नहीं है। टांगों में खून की गर्दिश हो रही है, पैरों में भी हरकत होती है। इसका मतलब है इनका इलाज जल्द मुकम्मल हो जाएगा। 1-2 इलाज के सेक्शन के बाद फाइनल ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। इसके लिए 2 माह या इससे कम अरसा लग सकता है और हमारी पूरी कोशिश होगी कि मिस्टर अबरार अपने पाँव पर चलकर अपने मुल्क अपनी फैमिली में जाएं। हसाला को आजकल हर वक्त बस इम्तिसाल शाह के ख्याल ही रहते थे। वो अपने बदलते एहसास खुद नहीं समझ पा रही थी। इम्तिसाल शाह की मोहब्बत इसके दिल में अपनी जड़ें गाड़ रही थी। अभी भी वो आईने के सामने खड़ी बाल बना रही थी, पर ज़हन में इम्तिसाल शाह की बातें गूंज रही थी। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। तुम वाहद लड़की हो जो मेरे दिल की सल्तनत पर राज कर रही हो।
ये बातें इसके ज़हन पर सवार हो चुकी थी। दिल इसकी मोहब्बत पर ईमान ला रहा था, पर दिमाग इन बातों की वक्ती बातें मानने पर मजबूर कर रहा था। दिल और दिमाग की जंग जारी थी, फैसला अभी बाकी था। पता नहीं अब कब हसाला दिल की बात सुनकर इम्तिसाल शाह की मोहब्बत पर लब्बैक कहती है। ये तो खुद हसाला भी नहीं जानती थी। वो बाल बनाए बिना ही जाकर लेट चुकी थी, क्योंकि दिल में अजीब सी बेचैनी पैदा हो रही थी जो समझ से बालातर थी। जी तो गाइस, आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है? उम्मीद है आज की वीडियो भी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। और मिलते हैं कल नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।